अब डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के यूनिट्स क्या होंगे रेट कांस्टेंट के, वो देखते हैं। तो पहले जनरलाइज्ड फॉर्म में हम यहां पे लिखते हैं यूनिट ऑफ के, यहां पे हम लिखते हैं मोल पर लीटर, और ये होता है 1 माइनस एन एक्सपोनेंट और सेकेंड इनवर्स। एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो यहां पे लिख देंगे एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का देखते हैं हम लोग क्या होगा रिएक्शन। सबसे पहले तो देखेंगे कि यदि मान लिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और एक्सपोनेंट जीरो है, तो यहां पे एन कितना हो गया, जीरो। ये देखिए, अब रेट जब जीरो है तो यहां पे हम लिख सकते हैं रेट इक्वल टू के, मतलब जो यूनिट रेट का है वही यूनिट के का है। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। यदि हमने n इज इक्वल टू जीरो लिया तो ये मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और वही यूनिट है रेट का। तो यहां पे यूनिट मोल पर लीटर, और ये 1 माइनस जीरो सेकेंड इनवर्स, तो ये हो जाएगा आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड। और सेम यूनिट जो है वो रेट का होता है। यहां लिखेंगे इट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि यदि जीरो ऑर्डर है तो जो यूनिट रेट का है वही यूनिट रेट कांस्टेंट का है। तो कई बार क्वेश्चन में हमें सिर्फ रेट कांस्टेंट का यूनिट से ही मालूम चल जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। कुछ क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे भी। अब हम लोग लेते हैं n इज इक्वल टू 1। यदि मान लिया हम फर्स्ट ऑर्डर लेते हैं, ये देखिए, तो ये हो गया फॉर जीरो ऑर्डर, ये हमने लिखा है फॉर, ये जीरो ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब हम लेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हो गया n इज इक्वल टू 1, n का वैल्यू है 1। अब यहां पे देखिए जो रेट होगा ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेज़ टू पावर 1, इसका मतलब हो जाएगा k इंटू a, ये हो गया रेट। तो पहले हम निकालेंगे फॉर्मूले से यूनिट क्या होगा, फिर सेकंड हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये फॉर्मूला आप भूल गए, 1 माइनस एन है या n माइनस 1 है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए k इज इक्वल टू हो जाएगा रेट डिवाइडेड बाय a, और रेट का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और a कितना होता है, मोल पर लीटर। तो k का यूनिट क्या होगा, सेकेंड इनवर्स, तो ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो यहां पे हम यूनिट निकालना है k का, ये हो गया सेकेंड इनवर्स। अब इस फॉर्मूले से हम देखते हैं कैसे आएगा। यूनिट यहां पे है मोल पर लीटर, और एक्सपोनेंट है 1 माइनस, अब n वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया, इसलिए हो गया ये सेकेंड इनवर्स। बिल्कुल क्लियर है ये। अब उसी तरह से n इज इक्वल टू 2 का देख लेते हैं। यहां पे थर्ड वन हम लेंगे फॉर सेकेंड ऑर्डर। तो पहले फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे सेकेंड ऑर्डर के लिए, रेट इज इक्वल टू k इंटू a, और ये n वैल्यू हो गया 2। तो इसका मतलब हो गया कि k को वैल्यू हम लिखेंगे रेट डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। अब ये होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड रेट, और ये होता है मोल पर लीटर, लेकिन ये हो जाएगा स्क्वायर। अब एक एक्सपोनेंट कैंसिल होगा। अब इसको जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अभी देखिए मोल पर लीटर न्यूमरेटर में गया तो लीटर पर मोल सेकेंड इनवर्स। बिल्कुल क्लियर है। अब यदि मान लिए हम इस फॉर्मूले से देखें तो किस तरह से हम निकालेंगे, तो यहां पे फॉर्मूला है मोल पर लीटर एक्सपोनेंट 1 माइनस एन, और एन कितना है यहाँ पे 2 सेकेंड इनवर्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये -1, ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा
पहले तो लीटर ले लेंगे हम, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यूनिट जो है आप डायरेक्ट इस जनरलाइज्ड फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और फिर जो इक्वेशन है, जैसे यहां पे देखिए रेट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला, यहां पे हो जाएगा रेट का ये फॉर्मूला। तो इसी तरह से जो है हम इक्वेशन को लिख के भी हम रेट निकाल सकते हैं कि उसका रेट कांस्टेंट का जो है वैल्यू क्या है। तो जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट का यूनिट और रेट का यूनिट दोनों बराबर है। फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ सेकंड इनवर्स है, और सेकंड ऑर्डर में ये लीटर पर मोल पर सेकंड हो जाता है। तो ये जो है ये यूनिट्स हो गए के। अब हम देखेंगे कि हाफ लाइफ का भी जनरलाइज फार्मूला क्या है। अब टी हाफ का एक जनरलाइज फार्मूला देखते हैं हम लोग। यहां पे देखिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर n माइनस 1, या फिर हम यहां लिखते हैं टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 1 माइनस n। तो चलिए मैं इसको ऐसा ले लेता हूं, सिर्फ n वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए ऐसा भी आपको मिल सकता है इक्वेशन, ऐसा भी आ सकता है। यदि मान लिए फर्स्ट हम कंडीशन लेते हैं n इज इक्वल टू 0, यदि n इज इक्वल टू 0 है तो देखिए टी हाफ क्या होगा, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a आ गया, ये एक रिलेशन आ गया, ठीक है। अब ऐसे भी याद रखिए आप कि यहां पे हम लोगों ने k का वैल्यू क्या लिया था, ये लिए थे a नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाय, ये हमने t लिया था। तो इस तरह से देखा जाए तो यदि t हाफ हो जाता है तो यहां पे क्या हो जाता है, a नॉट माइनस ये था a नॉट बाय 2 डिवाइडेड बाय, और ये t हाफ था, तो यहां पे देखिए a नॉट डिवाइडेड बाय ये 2 आ जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, a नॉट डिवाइडेड बाय 2k, और ये हो जाएगा t हाफ। तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। ये देखिए इस ग्राफ के अंदर यदि हम यहाँ पे t हाफ ले लें और यहाँ पे a ले लें, कंसंट्रेशन a, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ हमारा इस टाइप से आएगा। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखते हैं कि हाफ लाइफ क्या होता है। इसी फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ये देखिए 1 माइनस, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, टी हाफ का जो वैल्यू है n इज इक्वल टू 1 है, तो a रेज टू पावर 0 हो जा रहा है। इसका मतलब टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन टर्म, a का रेज टू पावर 0 है। और ऐसे भी आप याद कीजिए जो टी हाफ का हमारा जो फॉर्मूला है, टी हाफ होता है 0.693 डिवाइडेड बाय k। जब इंडिपेंडेंट है तो कुछ भी कंसंट्रेशन हो टी हाफ सेम रहेगा। तो यहाँ पे ये दो ग्राफ रिपीट हो रहे हैं, पहले भी हम देख चुके हैं, लेकिन चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं टी हाफ और ये a है पैरेलल। उसी तरह से यदि हम यहाँ पे a को यहाँ ले लें और x एक्सिस पे हम ले लें टी हाफ, तब ये जो है पैरेलल जाएगा a के, ये ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला a का जो है सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, n वैल्यू कितना है, और टी हाफ का रिलेशन कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, कहीं इंडिपेंडेंट। अब इनवर्सली प्रोपोर्शन भी हो सकता है, वो है सेकेंड ऑर्डर। अब सेकेंड ऑर्डर के लिए देखते हैं टी हाफ क्या होगा, तो n का वैल्यू हमने लिया 2। अब ऐसे भी आपको मालूम है कि ये जो वैल्यू होता है टी हाफ, ये आता है 1 डिवाइडेड बाय के। इसका मतलब टी हाफ जो है a के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। लेकिन यहां से हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगा वो देखते हैं। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेज टू पावर 1 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो टी हाफ जो है हमारा a के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो देखिए किस तरह से हम लेंगे, यहाँ पे एक ग्राफ ऐसा होगा टी हाफ और ये a है,
अब जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ का नेचर होगा। तो ये देखिए ग्राफ का नेचर इस तरह से आ जाता है। अब यदि मान ली हम p हाफ एंड 1/a ले लें, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी को हम प्लॉट कर लें, तो दूसरा ग्राफ देखिए कैसे आएगा। यहां से देखिए आप, ये हो जाएगा p हाफ और ये पूरा का पूरा 1/a ही हमने ले लिया, तो यहां से आपको ग्राफ इस तरह से मिलेगा। यहां जो है इस तरह से, तो दोनों ग्राफ जो है p हाफ से रिलेटेड है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे हैं, यूनिट्स पे हैं, हाफ लाइफ या फिर रेट कांस्टेंट पे है, वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन A gives B, if the concentration of A is increased by 4 times, the rate of the reaction becomes double, the order of the reaction is। तो चलिए पहले देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं R1, ये हो गया रेट। एक्सपेरिमेंट नंबर हमारा है फर्स्ट और यहां पे हमने लिया रेट R1। और यदि मान ली कंसंट्रेशन हमारा है A और रेट जो है मान लिए हमारे पास x मोल पर लीटर पर सेकेंड है रेट, एक हमें जस्ट कंपेयर करना है। अब यहां क्या कहा जा रहा है कि अब जो सेकेंड रेट है, जब आपने इसको 4a कर दिया, अच्छा ये देखिए R1 है, ये R1 R2 के लिए हम ले रहे हैं, तो R2 जो है यहां पे दे दिया 2x। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो R1 को डिसाइड करेगा, सेकेंड R2 को, और A से हमने 4a लिया है, तो R1 और इसका जो है हमें बताना है। तो ये देखिए आप, R1 डिवाइडेड बाय R2, अब ये a रेज़ टू पावर n है, a रेज़ टू पावर, अब ये देखिए a1 लिया हमने, ये a2 लिया, और ये हो जाएगा n। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो है ये a1 हमारा a है, ये जो है 4a है, और एक्सपोनेंट कितना है n, बाई फर्स्ट जो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सेकंड कंसंट्रेशन है। अब a जो है कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1/4 रेज़ टू पावर n, या हम इसको लिख सकते हैं 1/2 रेज़ टू पावर 2n। ठीक है। अब यहां पे देखिए रेट गेट्स डबल्ड, रेट जो है हमारे पास x है और ये हो जाता है 2x, और इसका वैल्यू कितना है 1/2 2n। तो यहां से देखिए 1/2 इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर 2n है, तो यहां से हमें मिला 1/2 इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर 2n। अब 2n इज इक्वल टू 1 कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंट को, तो यहां से आ गया 2n इज इक्वल टू 1, देयरफॉर n इज इक्वल टू हाफ। ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन है, तो ऑर्डर हो गया अपना फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन हाफ ऑर्डर। इस क्वेश्चन में देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर दिया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसको हम लिख लेते हैं, रेट इक्वल टू K, ये है ईस्टर और ये है NaOH। ठीक है। अब यहां पे कहा जा रहा है कि यदि NaOH का कंसंट्रेशन ईस्टर के तुलना में हम 100 टाइम्स बढ़ा दें, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। अब यहां पे बताइए मुझे सबसे पहले बाय दिस इक्वेशन, ये देखिए ऑर्डर, ये एक्सपोनेंट 1 1 है, तो इक्वेशन ऑर्डर यहां पे लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ईस्टर 1 है एंड विथ रिस्पेक्ट टू NaOH भी 1 है। अब कंडीशन जो है 100 टाइम्स NaOH, नाउ NaOH concentration is, अब यहां पे increased by 100 times is increased by 100 times। अब ये 100 टाइम्स का मतलब ये हो गया ये लार्ज एक्सेस में है, hence NaOH is in large excess। अब बताइए यदि एक्सेस NaOH हमने लिया, तो अब रेट किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ ईस्टर पे। इसलिए जो है जो लार्ज एक्सेस होता है, जैसे आप देखिए कि ईस्टर का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हम वाटर लार्ज एक्सेस था, उसके रिस्पेक्ट टू 0 है, तो यहां पे NaOH इज लार्ज एक्सेस, देन
ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NaOH इज 0। लेकिन यहां पे पूछा है था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो रिएक्शन में भी एस्टर तो है ना, इसलिए ओवरऑल ऑर्डर इज 1 + 0 = 1। तो आपका आंसर है 1। तो सेकेंड ऑप्शन आपको जाना है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले तो जो लिखा हुआ है उसको हम देखते हैं कि n = हो गया 1। द टाइम टेकन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन टू, अब यहां पे देखिए 1/8 और 1/10 के लिए इतना कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाए, उसके लिए जो टाइम जो दिया है t 1/8 1/10, और आपको इस पर 10 का मल्टीप्लाई करके वैल्यू बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले n = 1 है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा k = 2.303 डिवाइडेड बाई t, और ये हो जाएगा log a डिवाइडेड बाय a - x। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो t होगा ये होगा 2.303 डिवाइडेड बाय k, अब ये log a डिवाइडेड बाय a - x। तो सबसे पहले हम 1/8 के लिए लेते हैं इक्वेशन क्या है, तो यहां पे हम लिखेंगे t 1/8, ये देखिए ये वैल्यू 2.303 डिवाइडेड बाय k, अब ये log, अब यदि मान ली a 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। इसका मतलब 2.303 डिवाइडेड बाय k, और ये log 8 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 2⁻3। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, चलिए एक काम करते हैं, इसको log 8 पहले रहने देते हैं, उसके बाद फिर सिंप्लीफाई कर देते हैं डिवाइडेड बाय k, और ये 2⁻3। तो अब हम क्या लिख देंगे इसको 2.303 डिवाइडेड बाय k, ये तो एक वैल्यू हो ही जाएगा, दोनों में आएगा, और यहां हो जाएगा 3 log 2। अब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, log 2 जो है 0.3010 है, तो ये हो जाएगा t 1/8, ये है 2.303 डिवाइडेड बाय k, और ये वैल्यू हो जाएगा 3 × 0.3010। तो 2.303 इसको हमने ब्रैकेट पे ले लिया है क्योंकि ये कैंसिल होने वाला है, इनटू 0.9030, तो t 1/8 हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन के बाद हमें 1/10 के लिए वैल्यू निकालना है, तो एक बार अब t 1/10 ले लेते हैं, तो 2.303 डिवाइडेड बाय k तो एज इट इज हो जाएगा, और यहाँ पे log 1 डिवाइडेड बाय 1/10, तो log 1 डिवाइडेड बाय 1/10, इसका मतलब 2.303 डिवाइडेड बाय k, और ये हो जाएगा log 10। इसका मतलब हो गया हमारे पास t 1/10 का वैल्यू 2.303 डिवाइडेड बाय k, ये एक वैल्यू आ गया हमारे पास। अब ये दोनों इक्वेशन से हमको सॉल्व करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, ये 2, और हमें जो सॉल्व करना है वो मल्टीप्लाई 10 का करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो लिखना है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम t 1/8 डिवाइडेड बाय t 1/10 मल्टीप्लाई बाय 10 = 2। तो t 1/8 कितना है हमारे पास 2.303 डिवाइडेड बाय k इंटू 0.9030 डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए t 1/10 ये है 2.303 डिवाइडेड बाय k, ठीक है, और होल मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर ही 10 से मल्टीप्लाइड है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो अब बताइए आपके पास प्रोपोर्शन क्या होगा, ये 0.9030 है मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 9.03। यदि सिंगल डिजिट आंसर है तो थर्ड का आंसर हो जाएगा 9।